दोस्तों स्वागत है आपका केडीबी लाइव में। दोस्तों आज केडीबी लाइव में पूरे दिन भर की टॉप न्यूज लेकर आए हैं आपके लिए। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं आज की पूरे दिन भर की बिहार की टॉप न्यूज। दोस्तों मौसम के मिजाज में लगातार बदलाव हो रहा है। कभी तेज धूप तो कभी तेज बारिश हो रही है, जिसकी वजह से वातावरण में नमी बनी हुई है। यह मौसम में हो रही इसी परिवर्तन के चलते लोग खासकर छोटे बच्चे बीमार पड़ रहे हैं। यह मौसम परिवर्तन के कारण बच्चे सर्दी खांसी और बुखार की चपेट में आ रहे हैं। वायरल इन्फेक्शन के कारण ज्यादातर बच्चे बीमार पड़ रहे हैं। यह पटना के दूसरे सबसे बड़े अस्पताल एनएमसीएच में बीमार बच्चों की संख्या बढ़ने से अस्पताल की व्यवस्था चरमरा गई है। एनएमसीएच में लगातार आ रहे बीमार बच्चों के कारण अस्पताल में बेड की कमी दिख रही है। एनएमसीएच में बच्चा वार्ड, नीकू पीकू और जनरल वार्ड मिलाकर कुल 84 वार्ड है, लेकिन अचानक मरीजों की संख्या बढ़ोतरी के कारण बच्चा वार्ड में कुल 87 बच्चे एडमिट हैं, जिसके कारण एक बेड पर दो दो बच्चों को रखा जा रहा है। यह अस्पताल की स्थिति को देखते हुए बच्चों के परिजन भी परेशान हैं। यह परिजनों का कहना है कि एक बेड पर दो बच्चों का इलाज करने से बच्चों में अन्य बीमारियों का भी खतरा बना रहता है। अभी तो एनएमसीएच में बेड की कमी हो ही रही है, ऐसे में आने वाले कोरोना का तीसरी लहर में बीमार बच्चों का क्या होगा। एनएमसीएच अधीक्षक डॉक्टर विनोद सिंह ने बताया है कि अभी बच्चों में निमोनिया, बुखार, खांसी, सर्दी के मरीज ज्यादा हैं, जो इन्फ्लुएंजा के लक्षण हैं। एनएमसीएच में इन सभी बीमारियों से निपटने के लिए पूरी व्यवस्था है, लेकिन बेड से ज्यादा मरीज पहुंच रहे हैं, यानी कि जितनी बेड है उससे ज्यादा मरीज पहुंच रहे हैं, जिसके कारण बेड की कमी दिखी जा रही है। उन्होंने कहा है कि इन मरीजों को कोरोना से जोड़कर नहीं देखा जाना चाहिए, इसका मौसम भी एक कारण है। दोस्तों बिहार में यूरिया की किल्लत से किसान परेशान है, जिसको लेकर तेजस्वी यादव ने नीतीश सरकार को कटघरे में खड़ा कर दिया है। बात क्या है चलिए हम आपको भी बताने जा रहे हैं। सरकार किसानों को हर संभव मदद देने की बात करते हैं, लेकिन इन दिनों बिहार के किसानों पर दोहरी मार पड़ी है। एक तरफ बाढ़ का कहर टूटा है तो दूसरी तरफ खाद की कमी ने किसानों की कमर तोड़ कर रख दी है। जी हां, बिहार के कई जिलों में खाद की किल्लत इस कदर है कि किसान खाद बिक्री केंद्र के बाहर खाद खरीदने के लिए लाइन लगा रहे हैं। किसान खाद बिक्री केंद्र के बाहर खाद खरीदने के लिए रात में ही लाइन में लग जाते हैं। इधर बिहार में खाद की कमी को देखते हुए विपक्ष ने अब मोर्चा खोल दिया है। इसी क्रम में नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने सरकार पर जमकर हमला बोला है। जी हां, हमला बोलते हुए कहा है कि बिहार और केंद्र में डबल इंजन की सरकार है। ऐसे में बिहार के किसान बाढ़ और खाद की किल्लत से क्यों परेशान हैं? क्या यह डबल इंजन की सरकार सो रही है? दोस्तों बिहार में बाढ़ और अतिवृष्टि से उत्पन्न स्थितियों पर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कल उच्च स्तरीय समीक्षा बैठक की। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अध्यक्षता में 5.5 घंटे से अधिक समय तक ये बैठक चली। इस दौरान मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने अधिकारियों को कई निर्देश भी दिए। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने अधिकारियों से कहा है कि बाढ़ के कारण किसानों द्वारा फसल नहीं लगाई जा सकी है, इसे फसल क्षति मानते हुए उन सभी किसानों को उचित सहायता उपलब्ध कराई जाए। साथ ही किसानों की फसल क्षति का भी आकलन करके उन्हें सहायता उपलब्ध कराएं। सीएम नीतीश कुमार ने कहा है कि जल संसाधन विभाग बाढ़ के अस्थायी समाधान के लिए दीर्घकालीन योजना बनाकर कार्य करें, ताकि बाढ़ का असर कम से कम हो सके। कृषि विभाग, आपदा प्रबंधन विभाग एवं सभी जिलों के जिलाधिकारी बाढ़ के कारण हुई क्षति का पंचायत वार सही तरीके से आकलन करें, ताकि उसके आधार पर सभी प्रभावितों की मदद की जा सके। जैसे सीएम नीतीश कुमार ने कहा कि कोई भी बाढ़ आपदा पीड़ित सहायता से वंचित न रहे। 3 से 4 दिनों में बाढ़ से हुई क्षति का पूर्ण आकलन कर लें। इसके बाद जिलों के प्रभारी मंत्री संबंधित जिलों में जाकर जिलाधिकारी के साथ बैठक करके इसे अंतिम रूप देने का काम करें। पशु एवं मत्स्य संसाधन विभाग बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में पशु क्षति का भी ठीक से आकलन कराएं और पशुपालकों की सहायता करें। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कहा है कि हर साल बाढ़ के कारण बिहार का बहुत बड़ा क्षेत्र प्रभावित होता है, इसीलिए पूरी तत्परता के साथ हम लोग बचाव एवं राहत का काम लगातार कर रहे हैं। दोस्तों बिहार की प्रमुख विपक्षी दल राजद में अंतर्कलह कम होने का नाम नहीं ले रहा है। अब तेज प्रताप यादव ने अपने नए संगठन के कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए बुधवार को संगठन का नया सिंबल जारी कर दिया है। इस कार्यक्रम में तेज प्रताप यादव ने राजद के सिंबल लालटेन पर ही एक तरह से दावा ठोक दिया है। तेज प्रताप यादव ने बड़ी चतुराई से लालटेन के साथ हाथ की तस्वीर को भी अपने सिंबल में शामिल कर लिया है। ऐसे में अब राजद के लिए ये एक बड़ी समस्या इसलिए भी है क्योंकि राज्य की प्रमुख विपक्षी पार्टी अब चाहकर भी इस मामले में सिंबल के खिलाफ विरोध नहीं दर्ज करा सकती है। जानकारी के अनुसार कानूनी पहलू को देखते हुए तेज प्रताप यादव ने अपने संगठन के सिंबल में लालटेन के साथ हाथ को भी शामिल कर दिया है। दोस्तों बिहार के गया जिले में अजीबोगरीब मामला सामने आया है। यह मामला गया जिले के
खिजड़सराय प्रखंड के सोरमा पंचायत का है, जहां पंचायत चुनाव लड़ने की चाह में मुखिया प्रत्याशी आदित्य कुमार उर्फ राहुल बिंदोल ने आनंद फानन में शादी कर ली। दरअसल राहुल पिछले 3 सालों से पंचायत चुनाव लड़ने की तैयारी में जुटे हुए थे। इस कारण वे लगातार जनता के बीच समय गुजार रहे थे और उनकी समस्याओं का समाधान कर रहे थे। जो वहीं अपने सभी दस्तावेजों को मजबूत कराने और प्रमाण पत्र लेने के लिए वे प्रखंड के विभिन्न कार्यालयों के चक्कर लगा रहे थे। जहां होरमा पंचायत अति पिछड़ा आरक्षित सीट है। जाति प्रमाण पत्र न बना पाने की वजह से वे चुनाव के लिए नामांकन नहीं कर पा रहे थे। ऐसे में उन्होंने पास के गांव में रहने वाली एक लड़की के साथ बिना लगन और बैंड बाजे के स्थानीय कैनी स्थित सूर्य मंदिर में शादी रचा ली। यही नहीं, शादी के तुरंत बाद वे लड़की की विदाई भी करके अपने घर लेकर आ गए और शादी के दूसरे ही दिन उसे चुनावी मैदान में उतार दिया। इस संबंध में युवक ने बताया है कि उसकी जमीन से संबंधित कागजात में उनके जाति शब्द का उल्लेख नहीं है, इसलिए उसका जाति प्रमाण पत्र नहीं बन सका है। उन्होंने कहा है कि उसने आनंद फानन में जाति प्रमाण पत्र वाली लड़की को ढूंढकर दुल्हन को ढूंढकर बिना बैंड बाजा के लगन के शादी कर ली। वहीं बुधवार को खिजड़सराय प्रखंड के होरमा पंचायत के मुखिया प्रत्याशी के रूप में युवक ने अपनी नई नवेली दुल्हन का नामांकन करा दिया। यह बताया जाता है कि परिजनों ने भी जाति प्रमाण पत्र वाली दुल्हन ढूंढने में काफी मदद की और पास के गांव नोडिया गांव में सरिता कुमारी से शादी करा दी। दोस्तों, खेती में आजकल नई तकनीक के साथ ही अब ये आसान भी हो गया है। जी हाँ, अब इसमें पहले की पारंपरिक खेती की तरह मिट्टी, ढेर सारा पानी और जमीन की जरूरत नहीं पड़ती है। जी हाँ, कृषि क्षेत्र में नई तकनीकों के समावेश ने खेती को इतना आसान बना दिया है कि अब आप इसे घर की छत से लेकर अपने छोटे से आंगन में भी लगा सकते हैं। जी हाँ, इसी तरीके की एक तकनीक है हाइड्रोपोनिक्स फार्मिंग। जी हाँ, इस खेती में मिट्टी की कोई जरूरत नहीं पड़ती है। जी हाँ, इस तकनीक से खेती करके किसान मोटी कमाई कर सकते हैं। हाइड्रोपोनिक या मिट्टी के बगैर खेती की यह तकनीक आज से नहीं बल्कि सैकड़ों सालों से अपनाई जा रही है। यह ग्रीन एंड वाइब्रेट वेबसाइट के मुताबिक 600 ईसा पूर्व भी बेबीलोन में हैगिंग गार्डन मिलते थे, जिसमें मिट्टी के बिना ही पौधे लगाए जाते थे। बिना मिट्टी के थोड़ी सी जगह में तेजी से खेती करने का यह एक बहुत बढ़िया तरीका है, जिसमें पानी की जरूरत भी तकनीक की मदद लेने पर कम हो जाती है। हालांकि शुरुआत में इस पर खर्च करना पड़ता है ताकि सारे उपकरण लिए जा सके और साथ ही इसकी ट्रेनिंग भी जरूरी है। एक मुश्किल यह भी है कि जहां पौधे लगाए जा रहे हो वहां बिजली की कटौती नहीं होनी चाहिए, वरना पानी ना मिलने और फिर तापमान ऊपर नीचे होने के कारण पौधे कुछ ही घंटों में खराब हो सकते हैं। तो चलिए आपको बताने जा रहे हैं कि यह तकनीक कैसे काम करती है। इस तकनीक में सिर्फ पानी के जरिए ही सब्जियां उगाई जाती है। इसमें पाइप में पोषण युक्त पानी बहती है, जिसके ऊपर पौधे लगाए जाते हैं। पौधों की जड़ें उससे अपना न्यूट्रिएंट लेती है। बाजार में हाइड्रोपोनिक्स तकनीक के कई मॉडल उपलब्ध हैं। इस तकनीक से पानी बेहद कम खर्च होता है। इसमें पारालाइट और कोकपिट की जरूरत होती है। अब आपको यह भी बता दूं कि आप इसकी खेती कैसे कर सकते हैं। इस तकनीक से खेती करने के लिए इस तकनीक में पारालाइट और कोकोपिट को मिलाकर एक छोटे से डिब्बे में रखा जाता है। एक बार डिब्बा में कोकोपिट और पारालाइट का मिश्रण भरने के बाद इसे 4 से 5 साल तक इस्तेमाल किया जा सकता है। इस डिब्बे में पहले बीज की बुआई की जाती है, फिर जब उसमें पौधे निकल जाते हैं तब इन डिब्बों को पाइप के ऊपर बने छेद में रखा जाता है, जिन पाइप में पोषण युक्त पानी बहता है। मजेदार बात यह है कि इसमें काम करने में आपको हाथ गंदे नहीं होते हैं। इसमें डब्बे के नीचे छेद किया जाता है। उस तकनीक में आप अपनी जगह की उपलब्धता के हिसाब से मॉडल तैयार कर सकते हैं। दोस्तों, बिहार सरकार ने थानों को दुरुस्त रखने और इसकी व्यवस्था समुचित तरीके से बनाए रखने के लिए आत्मनिर्भर फंड की व्यवस्था की है। इस मद में अब सभी थानों को अलग से राशि दी जाएगी ताकि वे अपनी सभी जरूरतों को पूरा कर सके। यह साफ सफाई, खिड़की, दरवाजे मरम्मत, प्रिंटर, कार्टिस की खरीद, फोटोकॉपी, बाइंडिंग, बोर्ड लिखाई, वाटर प्यूरिफायर से लेकर गवाहों को न्यायालय तक लाने ले जाने में होने वाले खर्च, शांति समिति की बैठक में खर्च, राष्ट्रीय पर्व का आयोजन समेत ऐसे सभी कार्यों में इसी फंड के माध्यम से राशि खर्च की जाएगी। इस तरह के 31 खर्च निर्धारित किए गए हैं जो इस फंड से खर्च किए जाएंगे। जब बिहार के सभी 1065 थानों को 3 श्रेणियों में विभाजित करके इस फंड का आवंटित किया गया है। इस थाने का विभाजन क्षेत्र संवेदनशील समेत अन्य मानकों को ध्यान में रखकर किया गया है।
दोस्तों, केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार ने मार्केटिंग सीजन 2022-23 के लिए रबी फसलों के एमएसपी को तय कर दिया है। जो बुधवार को केंद्रीय मंत्रिमंडल की बैठक में मंजूरी मिलने के बाद फसलों के नए रेट्स जारी कर दिए हैं। इसके मुताबिक गेहूं की एमएसपी में 40, चना की एमएसपी में 130 और सरसों की एमएसपी में सबसे अधिक 400 रुपए की बढ़ोतरी की गई है। केंद्रीय मंत्रिमंडल की बैठक में लिए गए फैसले की जानकारी देते हुए केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल और अनुराग ठाकुर ने रबी फसलों के न्यूनतम समर्थन मूल्य में वृद्धि की जानकारी दी है। केंद्रीय मंत्री ने बताया है कि गेहूं के समर्थन मूल्य में 40, जौ की एमएसपी में 35, चना में 130, मसूर और सरसों में 400 और सूर्यमुखी के न्यूनतम समर्थन मूल्य यानी कि एमएसपी में 114 रुपए की बढ़ोतरी की गई है। दोस्तों, अक्सर अपने बयानों से विवाद और सुर्खियों में रहने वाले सांसद साक्षी महाराज ने अब मुसलमानों को लेकर एक बड़ी बात कह दी है। उन्होंने मुस्लिमों के हितैषी बनने वाले विपक्षियों को घेरते हुए कहा है कि मैं मुस्लिम विरोधी नहीं हूं। पत्रकारों को दिए गए बयान में सांसद साक्षी महाराज ने कहा है कि मैं मुस्लिम नहीं बल्कि हिंदुस्तान में रहकर भारत माता की जय न बोलने वालों और वंदे मातरम न गाने वाले लोगों का विरोधी हूं। उन्होंने भाजपा सरकार द्वारा चलाए जा रहे योजनाओं को गिनाया और गरीबों की हितैषी बताया। उन्नौर से सांसद साक्षी महाराज हमेशा अपने बयानों को लेकर सुर्खियों में रहते हैं। इतना ही नहीं, वह अपनी पार्टी के बारे में भी बयान देने नहीं चूकती। पहले भी वे पार्टी को लेकर बयान देकर कई बार चर्चा में रहे और अब मुस्लिमों के लिए बयान देकर एक बार फिर से चर्चा में आ गए हैं। एक इंटरव्यू में उन्होंने कहा है कि मैं मुस्लिम विरोधी नहीं हूं। अब्दुल कलाम, अशफाकुल्लाह खां आदि लोग भी मुसलमान थे और वे देश के लिए कुर्बान हो गए। ऐसे लोगों को मैं आज भी नमन और सलाम करता हूं। मैं उन लोगों का विरोध करता हूं जो हिंदुस्तान में रहकर भारत माता की जय बोलने और वंदे मातरम गान करने से परहेज करते हैं तथा पाकिस्तान के नारे लगाते हैं। अब ये नहीं चलेगा। भारत में वही रहेगा जो भारत माता की जय बोलेगा। दोस्तों, एआईएमआईएम के प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी इन दिनों उत्तर प्रदेश में सक्रिय हैं और उनकी पार्टी आगामी विधानसभा चुनाव की तैयारी में जुटी हुई है। एआईएमआईएम ने घोषणा की है कि वे उत्तर प्रदेश का चुनाव भागीदारी संकल्प मोर्चा के तहत लड़ेगी, जिसके संचालक सहुल देव भारतीय समाज पार्टी के प्रमुख और योगी आदित्यनाथ सरकार में पूर्व मंत्री रहे ओम प्रकाश राजभर हैं। हालांकि अब मोर्चा को बड़ी राजनीतिक पार्टियां जिनमें समाजवादी पार्टी, बहुजन समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के साथ गठबंधन बनाने में मुश्किलें आ रही है। इसकी मुख्य वजह है बीएसएम में ओवैसी की उपस्थिति। राजभर ने हाल ही में कहा था कि वे सत्ताधारी भारतीय जनता पार्टी यानी कि भाजपा को किसी भी कीमत पर हराना चाहते हैं। उनकी प्राथमिकता सपा, बसपा और कांग्रेस के साथ हाथ मिलाना है। राजभर को इन तीनों में से किसी के भी तरफ से सकारात्मक प्रतिक्रिया नहीं मिली है। हाल ही में राजभर ने उत्तर प्रदेश भाजपा प्रमुख स्वतंत्रता देव सिंह से भी मुलाकात की थी। हालांकि उन्होंने इसे बस एक औपचारिक मुलाकात बताया था। इस मुद्दे पर एक न्यूज चैनल से बात करते हुए एसबीएसपी के प्रवक्ता पीयूष मिश्रा ने बताया है कि जिस तरीके से हमारी पार्टी प्रमुख ने कहा था कि हम समाजवादी पार्टी, बसपा और कांग्रेस के साथ हाथ मिलाना चाहते हैं, अगर 2022 चुनाव के लिए ये पार्टी ऐसा नहीं करती है तो फिर साफ हो जाता है कि वे सभी अप्रत्यक्ष तौर पर भाजपा को जिताने में लगी हुई है। इसके पीछे केंद्रीय एजेंसी जैसे सीबीआई, ईडी का दबाव हो सकता है। फिलहाल एआईएमआईएम एसबीएसपी के तहत भागीदारी संकल्प मोर्चा के साथ हैं। दोस्तों, पूर्व केंद्रीय मंत्री और दिवंगत रामविलास पासवान के दिल्ली में स्थित 12 जनपद सरकारी आवास को लेकर राजनीति शुरू हो गई है। एक और जहां बंगले में रामविलास पासवान की मूर्ति लगा दी गई है तो आरजेडी ने पासवान के दिल्ली आवास को स्मारक बनाने की मांग की है। बिहार की मुख्य विपक्षी पार्टी राष्ट्रीय जनता दल यानी कि आरजेडी ने रामविलास पासवान के दिल्ली आवास को स्मारक बनाने की मांग उठाई है। आरजेडी प्रवक्ता मृत्युंजय तिवारी ने कहा है कि बीजेपी रामविलास पासवान को अपमानित करने की कोशिश कर रही है। प्रवक्ता मृत्युंजय तिवारी ने कहा है कि पूर्व केंद्रीय मंत्री रामविलास पासवान जिस घर में 31 साल रहे हैं उसे उनके स्मारक के रूप में बदला जाना चाहिए। आरजेडी इसके समर्थन में है। उन्होंने ये भी कहा है कि कलयुग में राम को अपने हनुमान यानी कि चिराग के साथ ऐसा व्यवहार नहीं करना चाहिए। पूर्व केंद्रीय मंत्री रामविलास पासवान के पिछले साल निधन के बाद सरकारी आवास 12 जनपद को खाली करने का आदेश जारी किया गया था। नए केंद्रीय मंत्री को बंगला अलॉट किए जाने के सिलसिले के तहत ये बंगला रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव को आवंटित कर दिया गया। लेकिन अब ये बंगला खाली करने की चर्चा के बीच यहाँ रामविलास पासवान की प्रतिमा स्थापित कर दी गई है। यही नहीं, घर के अंदर रामविलास पासवान स्मृति का बोर्ड भी लगा दिया गया है। दोस्तों, आज का न्यूज़ बस यहाँ तक। कैसा लगा जरूर अपना सुझाव दीजिएगा नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके। अगर आप नए आए इस चैनल पर तो फिर इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए और साथ में वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिए। तो चलो दोस्तों, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय बिहार।